नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। 3 दिनों की छुट्टी के बाद निफ्टी ने जब अपना ताला खोला तो शानदार तेजी देखने को मिली। मार्केट तेजी से ऊपर जाते हुए नजर आए हैं। 2.33% की तेजी देखने को मिली। निफ्टी 50 14,800 के ऊपर निकल चुका है। क्लोजिंग भी दिखा दी है तो बहुत ही अच्छी बात है। निफ्टी बैंक में भी 500 पॉइंट से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है, लेकिन 34,000 के ऊपर क्लोजिंग होती तो और भी ज्यादा अच्छी बात होती। निफ्टी बैंक में 1.7% की तेजी है। तेजी तो बहुत दिखाई दे रही है। जो हमारा मेन इंडेक्स है वो में 2% से ज्यादा भागता हुआ नजर आया, लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो इतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। एडवांस करने वाले 900 से ज्यादा स्टॉक्स थे और डिक्लाइन करने वाले 800 से ज्यादा स्टॉक्स थे, लेकिन मार्केट में जितनी तेजी आई है उतना पार्टिसिपेशन हमें सारे स्टॉक्स में दिखाई नहीं दे रहा है। तो यह जानने वाली बात है, इसे समझनी चाहिए। कमोडिटीज के बारे में बात करें तो क्रूड ऑयल में और सिल्वर में 1% से ज्यादा की गिरावट है। नेचुरल गैस और गोल्ड में ऊपर जाते हुए नजर आते हैं। निफ्टी के चार्ट्स पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक शानदार गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिली और गैप अप ओपनिंग होने के बाद गिरावट बिल्कुल भी नहीं आई है। मार्केट हमें कंटिन्यूअसली ऊपर जाती हुई नजर आई। बीच में थोड़ी सी गिरावट जरूर आई थी, लेकिन वापस निफ्टी हमें ऊपर जाती हुई नजर आई है और जहां पर इंट्राडे हाई बना था उसी के आसपास क्लोजिंग भी देखने को मिली। ऊपर से कोई बड़ा करेक्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है, एक कंसोलिडेशन देखने को मिला और उसी लेवल पर निफ्टी हमें क्लोज होता हुआ भी नजर आया है। डेली कैंडल पर देखते हैं तो सिचुएशन और भी क्लियर होती है। एक शानदार गैप अप ओपनिंग के बाद इंट्राडे बेसिस पर जहां पर ओपन हुआ वहीं पर लो बन गया, उस ज्यादा नीचे नहीं आया था। निफ्टी वापस तेजी दिखाई दी और जो इंट्राडे हाई बना उसी के आसपास निफ्टी क्लोज भी हो गया। तो एक शानदार बुलिश कैंडल का निर्माण होता हुआ नजर आता है। आरएसआई के बारे में बात करें तो आरएसआई भी स्ट्रांग होती हुई नजर आ रही है। 52 के आसपास का आरएसआई का नंबर दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले कुछ दिनों के हिसाब से तो ऑफकोर्स बहुत ही ज्यादा बेहतर है। आज एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी टूटता हुआ नजर आया। 20 डेज का मूविंग एवरेज, जो कि फिलहाल एज ए रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था। मार्केट वहां पर रेजिस्ट कर रही थी, नीचे आ रही थी, लेकिन ये लेवल डिसाइसिवली टूट चुका है। 14,766 का निफ्टी 50 का 20 डेज का मूविंग एवरेज था और 850 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। तो अच्छे डिसाइसिवली यहां पर ये लेवल टूट गया है। तो जो पहला रेजिस्टेंस था 14,800 का टेक्निकल रेजिस्टेंस, ये हमें टूटता हुआ नजर आया, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन 15,000 के लेवल पर नजर बनाकर रखनी है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है। साइकोलॉजिकल तो है ही, लेकिन उसके साथ ही साथ टेक्निकल रेजिस्टेंस भी है 15,000, तो इस पर आपको वॉच रखना चाहिए। उसके ऊपर सस्टेन हो जाए तो एक अच्छा बुल रन हमें कंटिन्यू रहता हुआ भी नजर आ सकता है। तो ये तो हो गई ऊपर के रेजिस्टेंस के बाद। सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 14,500 का लेवल। बहुत दिनों से यही लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है। यहां पर हमें गिरावट देखने को मिली, फिर से तेजी आई, फिर से गिरावट आई। यहां पर हमने बाइंग भी की थी। 14,000 का लेवल एक अच्छा वैल्यू बाय निकला, फिर से हमें गिरावट देखने को मिली। और जो सिचुएशन बन रही थी, जो टेक्निकल्स दिखा रहे थे, जो यहां पर इंडिकेटर्स दिखा रहे थे, उसके हिसाब से मेरा मानना था कि 14,000 के लेवल्स अचीवेबल है। 100 डेज का मूविंग एवरेज जो कि 14,000 का लेवल है, वहां पर निफ्टी हमें आता हुआ नजर आ सकता है और उसके बाद एक शानदार तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन लिक्विडिटी इतनी ज्यादा है कि वहां पर निफ्टी आया ही नहीं और वापस हमें निफ्टी भागता हुआ नजर आया है। यहां पर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है और एक टाइप का वैल्यू बाय भी हम कह सकते हैं, क्योंकि बहुत समय से निफ्टी करेक्ट हो रहा था। लेकिन इसके अलावा कोई बड़ा फंडामेंटल रीजन नहीं है आज की तेजी के पीछे, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। आज हमें रूपी डिप्रिशिएट होता हुआ नजर आया, जिसके कारण आईटी स्टॉक्स में तो तेजी देखने को मिली, लेकिन इतनी ज्यादा तेजी नहीं कि निफ्टी 2% से भी ज्यादा भाग जाए। तो बड़ा कोई फंडामेंटल रीजन अभी तक मुझे तो मार्केट में दिखाई नहीं दिया है। अगर आपको कुछ पता चलता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल जो चल रहा है वो कंफ्यूजन चल रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अभी नया महीना शुरू हो रहा है तो अलग अलग डेटा आएंगे। अभी ऑटो सेल्स का क्या नंबर चल रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट जो है क्वार्टर रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्वार्टर रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं तो वापस एक शानदार तेजी कंटिन्यू रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है तो मार्केट में हमें करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। तो क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स के पहले हड़बड़ी होती हुई नजर आ रही है। पहले एक शानदार गिरावट देखने को मिली, फिर से हमें तेजी दिखाई दे रही है, तो वॉलेटिलिटी चलती हुई नजर आ रही है। तो इस बात का ध्यान रखिए। अभी बहुत ज्यादा खुश होकर कि मार्केट एकदम तेजी से ऊपर चली जाएगी, 16,000 17,000 चली जाएगी, तो इसके पहले आपको यह याद रखना जरूरी है कि क्वार्टर रिजल्ट्स के पहले ऐसा नॉर्मल है, ऐसी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिली जाती है। दो सेट्स ऑफ इन्वेस्टर होते हैं, जो कि एक सोचते हैं कि इतने रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे तो गिरावट हो जाती है, सेलिंग हो जाती है। कुछ होते हैं जो कि ये सोचते हैं कि अच्छे रिजल्ट्स आएंगे तो खरीदारी होती हुई नजर आती है। तो अभी बाद में पता चलेगा रिजल्ट्स कैसे आते हैं, तो उसके ऊपर सब यहां पर मामला दिखाई दे रहा है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए।
आज मार्केट में न्यूज के बारे में बात करें तो यस बैंक आज चमक उठा है। 17% की तेजी हमें देखने को मिली। पिछले कुछ दिनों से बहुत ही ठंडा पड़ गया था, 14 रुपए के आसपास हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन आज एक शानदार तेजी आई क्योंकि निफ्टी नेक्स्ट 50 में इंक्लूड होने वाला है यस बैंक, तो यहां पर बाइंग होती हुई नजर आई है। ऑफकोर्स जो पैसिव इंडेक्स फंड होते हैं, जो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड होते हैं, जितना भी एयूएम होता है, जितना एलोकेशन यस बैंक को दिया जाएगा उतना ही फंड उनको एलोकेट करना पड़ता है यस बैंक को, तो ऑफकोर्स बाइंग होती हुई नजर आई है, जिसके कारण यस बैंक हमें भागता हुआ नजर आया। बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, 2-4 साल के लिए स्टॉक को रख सकते हैं, तो यस बैंक एक अच्छा कैंडिडेट है। इसके अलावा मेट्रोपोलिस में आज हमें शानदार तेजी देखने को मिली। उनके एमडी अमीरा शाह ने कहा है कि नॉन कोविड टेस्ट रिमेन रोबस्ट फॉर मेट्रोपोलिस डिस्पाइट सेकेंड वेव। सेकेंड वेव आ चुका है कोविड वेव का। कोविड वेव के जो कोविड के केसेस तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बावजूद जो नॉन कोविड टेस्ट हैं वो अच्छे दिखाई दे रहे हैं मेट्रोपोलिस के लिए। हुआ यूं कि जब लॉकडाउन हो गया तो सिर्फ कोविड टेस्ट ही चल रहे थे, उसके अलावा इनका रेवेन्यू बहुत ही कम हो गया था, लेकिन सिचुएशन अभी फिर से पलट गई है। लॉकडाउन नहीं है, कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, वो तो रेवेन्यू है, लेकिन इसके अलावा जो नॉन कोविड है वो भी काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। हमने फिलहाल ही मेट्रोपोलिस में एक ट्रेड भी लिया था, काफी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। आज तो तीनों के दिनों टारगेट हमें हिट होते हुए नजर आए हैं। एक शानदार स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए भी। नेक्स्ट न्यूज है भेल से रिलेटेड। भेल बैक्स अप मेजर ऑर्डर फॉर सल्फर रिकवरी यूनिट फ्रॉम आईओसीएल, यानी कि आईओसी जो स्टॉक लिस्टेड है उनसे एक मेजर ऑर्डर मिला है भेल के लिए, तो ये शेयर होल्डर्स के लिए एक पॉजिटिव न्यूज बनकर आती है। एचपीसीएल से रिलेटेड न्यूज है। शाहपुरजी एलएनजी ग्रुप का जो शेयर है गुजरात एलएनजी में टर्मिनल जो इनका जॉइंट वेंचर है उसमें एचपीसीएल खरीदने वाला है, तो ये एचपीसीएल के शेयर होल्डर्स के लिए पॉजिटिव न्यूज बनकर आती है। जितने भी ये स्टॉक्स हैं, एचपीसीएल है, भेल है, आईओसीएल है, जितने भी पीएसयू स्टॉक्स हैं, कामकाज तो बहुत चलता है, लेकिन स्टॉक्स हमें उतने चलते हुए नजर नहीं आते हैं। मन्नापुरम फाइनेंस रिलेटेड एक न्यूज है कि उनका जो सब्सिडरी है आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, उसे वो पब्लिक करने वाले हैं, उसके बारे में चर्चा चल रही है, उसका आईपीओ आता हुआ नजर आ सकता है। तो ये मन्नापुरम फाइनेंस के लिए पॉजिटिव बात है क्योंकि यहां पर वैल्यू हमें अनलॉक होती हुई नजर आएगी। आईआरएफसी से रिलेटेड एक न्यूज है कि गवर्नमेंट बॉन्ड रेट्स जितना ऑफर कर रहे हैं उससे कम की ऑफर में आईआरएफसी ने पैसे रेस कर लिए हैं। अब ये स्टॉक से इतनी ज्यादा रिलेटेड न्यूज नहीं है, लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, निवेश करते हैं, तो ये बात आपको समझनी चाहिए। आरबीआई टाइम टू टाइम बॉन्ड्स इशू करता है पैसे रेस करने के लिए, और बॉन्ड्स पर एक इंटरेस्ट होता है कि भाई हम ये बॉन्ड्स आपको इशू कर रहे हैं, हम 5% आपको इंटरेस्ट देंगे हर साल, जितना भी टाइम फ्रेम होता है उसके लिए वो इंटरेस्ट देते जाते हैं। लेकिन आपको ये पता होगा कि आरबीआई फिलहाल जितने भी बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं सबके सब फेल जा रहे हैं। जितना इशू का साइज होता है फुल्ली सब्सक्राइब हो ही नहीं पाता है, बहुत ही ज्यादा अंडर सब्सक्राइब हो जाता है। अगर 100 रुपए का इशू किया तो 10 रुपए भी फिलहाल फिल नहीं हो पा रहे हैं। तो आरबीआई बहुत ही परेशानी में है कि यहां पर बॉन्ड्स इशू नहीं हो रहे हैं, बॉन्ड्स इशू तो कर रहे हैं लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद आईआरएफसी ने उससे भी कम रेट पर यहां पर फंड्स उठा लिए हैं। ये बहुत ही चिंताजनक तो नहीं कहेंगे, लेकिन सरप्राइजिंग बात मुझे लगी है कि आरबीआई के बॉन्ड्स इशू सब्सक्राइब नहीं हो रहे हैं, लेकिन उससे भी कम रेट पर आईआरएफसी से बॉन्ड यहां पर सब्सक्राइब हो चुके हैं। तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग बात मुझे लगी, जो मैंने आपके साथ शेयर भी की है। टाटा पावर से रिलेटेड एक न्यूज है कि गुजरात में 60 मेगावाट्स का प्रोजेक्ट मिला है टाटा पावर को। फिलहाल टाटा पावर, टाटा केमिकल्स, टाटा मोटर्स, फिलहाल टाटा स्टील, ये सब स्टॉक्स बहुत ही जोर में दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है टाटा ग्रुप के शेयरहोल्डर्स के लिए। इरकॉन इंटरनेशनल में आज हमें तेजी देखने को मिली क्योंकि फर्म कंसीडर करने वाला है बोनस इशू। पहले भी आपको याद होगा ऐसी न्यूज आई थी, बोनस हम कंसीडर करने वाले हैं, लेकिन हुआ यूं कि वहां पर चर्चा की गई कि भाई साहब अभी नहीं करना है, डेफर्ड कर दिया, बाद में चर्चा करेंगे, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में चर्चा करेंगे, जिसके कारण स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिली। फिर से यहां पर बात आ रही है कि बोनस इशू के बारे में चर्चा करेंगे, तो स्टॉक हमें वापस भागता हुआ नजर आया। तो ऐसे न्यूज बेस्ड स्टॉक से संभल कर रहना चाहिए। बायोकॉन में आज हमें तेजी देखने को मिली क्योंकि ब्राजीलियन जेनेरिक फॉर्मुलेशन मार्केट में ये एंटर कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी कंपनी है जहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं। अडानी ट्रांसमिशन से रिलेटेड एक न्यूज है कि वेरोरा कर्नल ट्रांसमिशन का एक्विजिशन किया, जिसके कारण अडानी ट्रांसमिशन में शानदार तेजी है। फिलहाल अडानी के सारे स्टॉक्स हमें बहुत ही तेज दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।